चलिए अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। हेडिंग 2, पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D यूनिट सेल। हाँ, इसको ऐसे समझिए, हम लोग 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसमें पैकिंग कैसे होती है। पैकिंग का डिज़ाइन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिज़ाइन आप इजीली बुक में देख के समझ सकते हैं, ठीक है। फिर भी 1-2 का डिज़ाइन हम डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2D यूनिट सेल की पैकिंग का क्या मतलब है? पैकिंग का मतलब ये है कि एटम को कितने टाइटली हेल्ड करके चिपका के आपस में रखा गया यूनिट सेल में। समझ रहे हैं ना? पैकिंग करना मतलब समझ रहे हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। एटम कैसे किस शेप के होते हैं? स्फेरिकल। स्फीयर को कितने नज़दीक चिपका के रखा गया है एक यूनिट सेल के अंदर, ये क्या कहलाती है? उसकी पैकिंग कहलाती है, ठीक है। तो जब अपन 2 डायमेंशनल यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, फ्रैक्शन यानी क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग, फ्रैक्शन P अपॉन Q के फॉर्म में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, उसी से डेसिमल बन जाता है डिवाइड करने से, है ना। तो जब हम 2D यूनिट सेल के लिए हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं तो उसको कैसे देखते हैं? एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, समझ रहे हैं? यानी एटम्स टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक यूनिट सेल में, डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल का एरिया कितना है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम 2 डायमेंशनल की अगर बात करें तो उसमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, 2 डायमेंशनल, हाइट तो होती ही नहीं है। तो 2 लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनता है? एरिया। तो सिर्फ एरिया से 2D के सारे पैरामीटर डिफाइन हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? एरिया मतलब समझ रहे हो? लेंथ इंटू लेंथ, 2 डायमेंशन के मल्टीप्लिकेशन से एरिया बनता है। और 2D में जब हम किसी अरेंजमेंट को जमाते हैं तो उसके साथ उसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही तो होता है, 2 लेंथ ही तो होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब हम एटम को बहुत नज़दीक चिपका के रखेंगे तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? तो आंसर हम कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन? तो आंसर है एरिया ऑफ ऑल द एटम्स इन 1 यूनिट सेल, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन 1 यूनिट सेल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो एरिया के रेशियो से पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है किसके लिए? 2D यूनिट सेल के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 3D यूनिट सेल की, और 3D में लेंथ और एक और लेंथ आ जाता है, 3 लेंथ होते हैं ABC, और 3 एंगल अल्फा बीटा गामा, याद है? 3 लेंथ से क्या बनता है? वॉल्यूम। क्यूब के पास क्या होता है? वॉल्यूम। ध्यान से समझना ना। तो जिस तरह 2D यूनिट सेल में एरिया डिवाइडेड बाय एरिया से हमको पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाता है, उसी तरह 3D यूनिट सेल में अब हमारे पास 3 पैरामीटर हैं लेंथ के, ठीक है। तो यहाँ एरिया से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो फिर से पैकिंग का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैकिंग? कि किसी एक यूनिट सेल में, जैसे सपोज करो मैं क्यूबिकल यूनिट सेल एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूब, उस क्यूब के अंदर एटम कितनी अच्छी तरह से भरे गए हैं ठूस के, उसमें कितनी जगह खाली है और कितनी जगह भरी हुई है, समझ रहे हैं? जगह भरी हुई का क्या मतलब है? कितना स्पेस ऑक्यूपाई है। किसने किया है ऑक्यूपाई? एटम ने। जैसे ये कमरा एक क्यूबिकल यूनिट सेल है तो इसके अंदर एटम की पैकिंग कैसी हुई है, कितना ज़्यादा स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये उसकी पैकिंग कहलाएगी। जितना ज़्यादा एटम हम डालेंगे उतनी अच्छी पैकिंग होगी, जितना ज़्यादा जगह खाली रहेगा उतनी ख़राब पैकिंग होगी। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि 3D यूनिट सेल में एटम की पैकिंग का फ्रैक्शन कितना होता है और किस में कितना होता है अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में। बात समझ रहे हैं क्या टॉपिक है हमारा आज का? ठीक है। सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D यूनिट सेल? ये क्या बताता है? नोट करिए। It tells us about what percentage, what percent, या इसको फ्रैक्शन बोल दो,
what fraction of the total volume is occupied बोलो या covered by atoms। ये समझ आया? एक यूनिट सेल में एटम कितना कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एक यूनिट सेल के अंदर एटम कितनी जगह घेरते हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहे हैं जगह को, स्पेस को, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ध्यान से समझते चलना, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक की बात हो गई। अब पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे कैसे, इसको समझिएगा ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 2D में एरिया अपॉन एरिया से फ्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि उसमें हाइट नहीं होती तो एरिया से काम चल जाता है। यहाँ पर 3 डायमेंशनल में 3 पैरामीटर होते हैं, ABC, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स इन 1 यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, कैसे भी लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में सभी एटम मिला के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कितना कवर करते हैं जगह को, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक है? सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल एटम आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में एटम कितना वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इस चीज़ का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D यूनिट सेल। यहाँ तक समझ आया? अब इसको देखो ना, एक यूनिट सेल में सभी एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम जिस एटम के बारे में बात कर रहे हैं वो सब के सब एटम आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम शेप के, बराबर बराबर साइज के। तो मान लो सभी एटम आइडेंटिकल हैं। इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा? ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा? एक एटम का वॉल्यूम अगर मुझे पता चल जाए, ध्यान से समझना, जितने एटम भी हैं एक यूनिट सेल के अंदर, जितने एटम भी हैं, सभी एटम का साइज कैसा है? बराबर, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं सभी एटम, समझ रहे? तो एक एटम का वॉल्यूम अगर पता चल जाए, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, और स्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं कितना? 4/3 πr³ होता है ये स्फीयर का फॉर्मूला। तो एक एटम का हमको वॉल्यूम पता चल जाए और हमको पता है कि सभी एटम एक जैसे हैं, एक एटम का वॉल्यूम पता है और मालूम है कि कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम हमको मालूम है। तो एक का वॉल्यूम पता है और ये पता है कि कितने एटम है यूनिट सेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, तो क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। जितने भी एटम होंगे सबका वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि सभी एटम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और एक एटम का वॉल्यूम मैं जान रहा हूँ 4/3 πr³, समझ रहे हैं? तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम हैं, इफेक्टिव एटम, सभी एटम एक जैसे, सभी का वॉल्यूम एक जैसा होगा, एक का वॉल्यूम मुझे मालूम है और मुझे मालूम है कि सबका नंबर कितना है, कैठों है, तो हम क्या करेंगे? एक एटम के वॉल्यूम से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं? सभी एटम का, और सभी एटम का वॉल्यूम ही तो हमको यहाँ पर ऊपर लिखना है एक यूनिट सेल के अंदर, समझ रहे? समझ रहे? तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे क्या पता चल जाए? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एक यूनिट सेल में कितना है, ठीक है? तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक एटम के वॉल्यूम से, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एटम का, जितने भी एटम होंगे। तो इस चीज़ को हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम है इफेक्टिव, मल्टीप्लाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ एक का एटम, एक एटम का वॉल्यूम। तो सभी एटम का वॉल्यूम आ गया कि नहीं? एक एटम का वॉल्यूम और जितने एटम है मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने एटम यूनिट सेल में है सबका वॉल्यूम आ गया, जितना उन मिल के कैप्चर किया उन्होंने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ तक समझे? अब देखो, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल, इसको एक सिंबल हम देंगे और इसका नाम हमने रखा Z, इसको Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या चीज़ है? घबराओ नहीं, ये हम कर चुके हैं अभी इससे पहले की क्लास में। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम देख रहे थे हम लोग यूनिट सेल में, देखिए नोट्स। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है टोटल नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन? 1, याद आया? कॉर्नर में 8 होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल मिला के एक यूनिट सेल में कितना? 1। BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 2, कॉर्नर के मिला के 1, 8 कॉर्नर के मिला के 1 और एक पूरा पूरा बॉडी के अंदर 2। FCC के फेस सेंटर्ड 4, समझ रहे हैं ना? देखो 6 फेस होते हैं, हर फेस के सेंटर में आधा 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 होता है कंट्रीब्यूशन, तो 6 फेस के कितने हो गए? 3 और 1, 8 कॉर्नर का मिला के टोटल 4। याद आया? ये वो चीज़ है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। कितना एटम काउंट करना है एक यूनिट सेल के अंदर, दैट इज इफेक्टिव एटम। कंट्रीब्यूशन वाला हम कर चुके हैं, ये आप जान रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ दैट एटम। अब सभी एटम आइडेंटिकल हैं तो एक एटम का रेडियस पता चल जाएगा, तो हर एटम का रेडियस वही होगा। ओके, नाउ दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। इसको आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ही याद करेंगे ना। कई टीचर इसको A क्यूब लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं? A क्यूब लिखते हैं, लेकिन A क्यूब आप याद नहीं करेंगे। क्यों? अगर हमारा यूनिट सेल क्यूब शेप का है, क्यूबिकल, तब तो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक जैसा होगा, A, तो A क्यूब ठीक है। लेकिन अगर आपको हम ऑर्थोरोम्बस दे दिए तो समझ रहे हैं, उसका तो ABC अलग अलग हो जाएगा, तो फिर A क्यूब याद करना गलत हो जाएगा। वहाँ पर वॉल्यूम क्या आएगा? वो तो क्यूबॉइड है ना, ऑर्थोरोम्बस, मैच बॉक्स, समझ रहे हैं ना? तो उसमें फिर हमको वॉल्यूम कैसे निकालना पड़ेगा? A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो A क्यूब याद करना अच्छा है क्या? अगर यूनिट सेल का शेप बदला तो उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए इसको आप वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल याद रखेंगे। एंड दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस पर हमको आगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम इस पर थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड लेक्चर और कवर करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल अगली क्लास में अपन इस पर कवर करेंगे। ये नोट करें, ये समझ में आया यहाँ तक पैकिंग फ्रैक्शन? इसको नोट करिए और अगली चीज़ समझिए। उसके बाद 1 बाय 1 हम हर यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए थोड़े थोड़े और पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं। ये नोट करें। इसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है। नोट करें। अगली चीज़ हम समझ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं देखिए ना। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स which will touch a particular atom, ठीक है? इट इज जनरली ए नंबर। कौन सा नंबर? जिस एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जिस पर्टिकुलर एटम का हम कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं आपसे, उस पर्टिकुलर एटम को अगल बगल से कितने एटम टच कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ एटम जो इसको टच कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम जिसको टच किया जा रहा है। समझ आई बात? आया कि नहीं? सपोज दिस इज एन एटम, इसको एक एटम यहाँ से टच कर रहा है, एक एटम यहाँ से टच कर रहा है,
एक एटम यहाँ से टच कर रहा है, एक एटम यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है ना। तो इस एटम के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसको सिर्फ 4 एटम टच कर रहे हैं। मान लो एक एटम यहाँ से टच करता ऊपर से और एक एटम पीछे बोर्ड के पीछे टच करता, तो कितने हो जाते कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 हो जाते। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आया? जिस पर्टिकुलर एटम के बारे में हम आपसे पूछेंगे उसको जितने नंबर ऑफ एटम टच करेंगे वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका? जिसका पूछ रहे हैं उस एटम का। ये समझ आ रहा है आपको ना? ये क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? है ना क्लियर? ये अभी हम 3D के लिए पढ़ेंगे, 1D 2D के लिए तो आप बता सकते हैं 1D में कैसे अरेंज होता है एटम। एक लाइन, बिलियर्ड बॉल को समझो, एग्जांपल लो। बिलियर्ड टेबल में हम लोग एक लेयर अगर बॉल की बिछा दें तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। अब उसमें एक एटम को मैं पूछूंगा तो कितने एटम टच करते होंगे बोलिए? एक इधर और एक इधर, 2। तो 1 डायमेंशनल में कितने एटम टच करेंगे? 2। तो 1 डायमेंशनल के लिए हर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2। समझ रहे ना? 2D के लिए आ जाओ। 2D में एक अरेंजमेंट कैसा होता है? ये एक लेयर बॉल की बिछाई, दूसरी बिछाई चिपका के, तीसरी बिछाई, चौथी, यानी पूरी सरफेस पर हमने बिछा दिया। तो अब एक का पूछूंगा तो कितना होगा? 4 होगा। समझ रहे? ये ऐसे ही 4 ही होगा ना। सबको हमने चिपका के आपस में रखा, सबको चिपका के, समझ रहे? ऐसे ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे ऐसे, दूसरी लेयर ऐसे, तीसरी लेयर ऐसे। तो मान लो मैं इस एटम के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ, तो ये किसको किसको टच कर रहा है? 1 2 3 4, दिख रहा है? 4 को टच करेगा, है ना? 4 को करेगा ना टच, ठीक? ऐसे। और ऐसे ही एक और पैकिंग होती है इस टाइप की, जिसको हेक्सागोनल बोलते हैं। ये टच रहते हैं। अगला बॉल हम इसके नीचे नहीं रखते, जैसे देखो यहाँ पर अगला बॉल इसके नीचे रखे, तो ये लेयर जैसी है इसका नाम ए लेयर, ये लेयर भी बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? ए। अगली लेयर भी इसी के नीचे से स्टार्ट की है, तो ये भी सेम टू सेम ऊपर वाले जैसे है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को 2D में क्या बोलते हैं? ए टाइप अरेंजमेंट। समझ आया? ये लेयर। दूसरा अरेंजमेंट 2D में हम क्या कर सकते हैं? जैसे बिलियर्ड टेबल के बॉल में एक लेयर बॉल की बिछाई, अब दूसरी लेयर लगानी है तो इसी बॉल के जस्ट नीचे नहीं लगाएंगे, इन दोनों बॉल के बीच में जो जगह खाली है यहाँ पर लगाएंगे बॉल। समझ रहे हो? इसके जस्ट नीचे नहीं है, जैसे ये इसके जस्ट नीचे था। अब इन दोनों के बीच में जो जगह है गैप, इसमें हमने लगाया, और अगला बॉल इन दोनों के बीच के गैप में, इन दोनों के बीच के गैप में, इनके बीच के गैप में, इनके बीच के गैप में, इनके बीच के गैप में। दिख रहा है कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ मैं? 2 बॉल के बीच में जो जगह है उस जगह में तीसरी बॉल आएगी। तो ये अलग लेयर हो गई ए वाली, और ये सेम है क्या कि अलग है? अलग। तो इस लेयर को क्या बोलेंगे? बी लेयर। और अगली लेयर इसी के जस्ट ऊपर, क्यों? देखो इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ बॉल रखेंगे, तो इस बॉल के जस्ट ऊपर ये बॉल आ जाएगी, तीसरी लेयर, ठीक है? और ऐसे चौथी ये, यानी ये यहाँ पर इस बॉल के जस्ट नीचे एक बॉल आएगा, तो ये लेयर भी कौन सी लेयर हो गई? ए। और फिर ये रिपीट होगा बी वाला, फिर ए वाला। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? ए बी ए बी ए बी, ये लेयर। ये 2D में बनते हैं इस तरह ना। ये सब अभी प्लेन टेबल में बन रहा है, हम इस पर अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर इस शेप में मैं आपसे पूछूं कि भाई इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ये 2 डायमेंशनल है, 3D नहीं है, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखो ये और ये दोनों टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। ये देखो कौन सा डायग्राम बना? हेक्सागन। तो ये कौन सा क्रिस्टल बनेगा या यूनिट सेल बनेगा? हेक्सागोनल यूनिट सेल, 2D में। समझ रहे? तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। समझ रहे? और सिंगल वाला तो जान ही रहे हो, ये सब आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका 2, सब आपस में टच करते हुए हैं। तो ये 2D के 3 बनते हैं। हम बेसिकली 3D की बात करने वाले हैं। तो इसमें हम ऊपर भी बॉल रखेंगे, पीछे भी बॉल होगा, एक लेयर, दूसरी लेयर, ऊपर तीसरी लेयर, ऊपर चौथी लेयर, ऐसे हाइट भी बढ़ती जाएगी ना। समझ रहे? तो इसकी लिए हम बात करने वाले हैं। ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर आपको? चलो आप 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं एक एक। चलिए, आप ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, on the basis of coordination number and 1 or 2 more thing we include in our today's topic, and we will discuss with simple cubic unit cell, body centered unit cell, face centered cubic unit cell, and so on. So first
आई एम टेकिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। याद है ना प्रिमिटिव? क्यों प्रिमिटिव बोलते हैं? क्योंकि इसमें एटम का अरेंजमेंट सिर्फ कहाँ पर होता है? कॉर्नर्स में। तो इसका मतलब है, इसको शॉर्टकट में हम लोग और क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक, ऐसे शॉर्टकट लिखेंगे इसका। इसमें ऑल एटम्स आर एट कहाँ पर होता है? बस कॉर्नर्स में। समझे ना? अब इसको कैसे बनाते हैं, इसका एक्चुअल अरेंजमेंट देखना ना। डायग्राम तो हम बना लेंगे, जानते हैं कैसा होता है डायग्राम, तो इसका ऐसा होता है ना, देखना। ये पहले हम बना चुके हैं सारी चीजें। ये, और इसमें एटम कहाँ कहाँ पर होंगे? कॉर्नर। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। कॉर्नर कॉर्नर में लग गया एटम। ठीक है ना? तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्यूब है। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, ध्यान देखो। ये एक एटम, ये एक एटम, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये दिखता है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो दो एटम होते हैं ये कैसे होते हैं? इन कॉन्टैक्ट, दे आर इन कॉन्टैक्ट। यही समझना आपको। ये कॉन्टैक्ट में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। हमने पहले ही आपको बताया था कि ये चीज़ जो हम एटम के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे इसको क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट। ये पॉइंट है, दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है। तो एटम कैसा होगा? बड़ा। उसको दिखाने के लिए पॉइंट शो कर रहे हैं यहाँ पर हम, है ना? तो दिखने में ये ऐसे लगते हैं कि ये दूर दूर है, आपस में टच नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या करते हैं? ये और ये टच कर रहे हैं, ये और ये सब जितने 8 दिख रहे हैं एटम, आठों एक दूसरे को टच करते हैं। समझ आया? आ रहा है? ये इसका एक्चुअल अरेंजमेंट कैसा होता है देखो ना। ऐसे मान लो हमने 4 बॉल लिया, ये 4 बॉल हमने चिपका के रखा आपस में। समझ रहे? ऐसे बिलियर्ड टेबल पर ऐसे समझिए, 4 बड़े बड़े हमने टेनिस के बॉल लिए और चारों बॉल को चिपका के आपस में ऐसे रख दिया। ऐसा दिखेगा? ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। चारों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये इसको और इसको टच कर रहा है, ये इसको और इसको टच कर रहा है, ये इसको और इसको टच कर रहा है, और ये इसको और इसको टच कर रहा है। यानी एक बॉल 2 बॉल को टच कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है? चारों आपस में चिपके हुए हैं। अब ऐसे के ऐसे 4 बॉल और हमने चिपकाए अलग से। ध्यान से देखना, ऐसे के ऐसे 4 बॉल हमने, सेम इसी साइज के बॉल हैं। कोई छोटा बड़ा अगर मुझसे बन जाए तो आप ऐसे नहीं समझना कि छोटे और बड़े हैं। सेम इसी साइज के टेनिस बॉल हमने और लिए। ये एटम है ना जिसको मैं टेनिस बॉल बोल रहा हूँ। ये जैसे इनको चिपकाया था, अलग से हमने 4 बॉल और चिपकाया और इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया ऐसे। समझे? बिलियर्ड टेबल पर 4 टेनिस बॉल चिपका के हमने ऐसे रखा है एक प्लेन में, और 4 और चिपका के रखे थे, उसको उठा के इन चारों बॉल के ऊपर ऐसे रख दिया। अब इमेजिन करो कैसा दिखता होगा। 4 बॉल नीचे और 4 बॉल इसके ऊपर। ठीक है? ये जो शेप बनता है इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ आ रहा है? जिसको अपन कैसे दिखा रहे हैं? ऐसे। ये 4 बॉल नीचे आपस में चिपके हुए हैं वो, और ये 4 बॉल, ये इन 4 बॉल के ऊपर जो 4 बॉल रखे हुए हैं वो ये हैं। इसका मतलब है ये वाला बॉल इसको टच करेगा कि नहीं, ये वाला बॉल इसको टच करेगा कि नहीं, ये बॉल इसको टच करेगा, ये इसको। 4 बॉल के ऊपर 4 बॉल रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आया? तो अब बताओ ये दोनों बॉल आपस में कांटेक्ट में हैं कि नहीं? ये देखो, ये दोनों बॉल कांटेक्ट में है कि नहीं? है ना? अब देखो ना, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, अगर हम सेंटर से सेंटर वाली लाइन मिलाएं तो ये वाली लाइन बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनी। इसको अपन क्या बोलते हैं? एज लेंथ ऑफ क्यूब बोलते हैं, एज लेंथ ऑफ क्यूब। और अगर ये क्यूब है तो हर साइड कितनी होगी? ए ए ए ए।
इसका मतलब है ये भी एज लेंथ ऑफ क्यूब होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। समझ रहे? दो एटम के सेंटर से जो लाइन हम मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एज लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब में वही चीज़ तो रिप्रेजेंट होती है। समझ रहे? ठीक है। अच्छा, अब ये कितना होगा? देखो, अगर ये एक एटम है तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक क्या कहलाता है? आर, रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, इस एटम के सरकमफ्रेंस तक अगेन रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या है? ए। और ये ए किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ द एटम। ये हम आगे लिखेंगे वन बाय वन। ये मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है? इसमें क्या रिलेशन है? बोलो, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आया? अब इसमें देखो वन बाय वन हम क्या क्या डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कितना होगा? इसको अपन किससे दिखाते हैं? Z से। कितना होगा ये पहले कर चुके हैं। इफेक्टिव एटम यानी इस एक यूनिट सेल में टोटल इफेक्टिव एटम कितना काउंट करना है। इस कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक एटम का 1/8, क्योंकि कॉर्नर वाले एक एटम को छुपाने के लिए ऐसे कितने कमरे लगेंगे? 8। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इसके बगल में, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, और ऐसे कैसे 4 इनके ऊपर, 8 कमरे लगते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। और ऐसे कितने एटम कॉर्नर में? 8। तो टोटल कितना हो गया इफेक्टिव एटम? तो याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम कितना काउंट करेंगे, ये सब न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन में यूज होंगे। समझ गए? ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम शॉर्टकट में CN लिखते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ? एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है? देखो ध्यान से, देखो कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो। और अच्छे से देख लो एक बार, देख लिए कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 3 नहीं होता, 6 होते हैं। एक एटम 6 एटम को टच करता है। आया समझ? नहीं आया? पूछो कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ना। ये मिटा दूँ, ये तो समझ में आ गया आपको। ये अभी हम आगे लिख लेंगे दोबारा, तो आपको ये याद रखना है ना। देखना, फिर से एक बार मैं क्यूब बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। कॉर्नर में मान लो ये एटम है। देखना, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक एटम कितने एटम को टच करता है। ठीक है, तो कॉर्नर में ये एटम रखा है ना, बोलो। तो अभी मैंने बताया कि 4 बॉल के ऊपर 4 बॉल, यानी हर बॉल एक दूसरे को क्या करते हैं? तो ये वाला बॉल इस कॉर्नर में जो बॉल रखा होगा उसको टच करेगा कि नहीं करेगा? तो ये कितने डिस्टेंस पर है ये बॉल? बोलो, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होता है? आहा, ए में बोलो ना, ए की लैंग्वेज में। ए, ये एज लेंथ हुआ ना, एटम टू एटम, सेंटर टू सेंटर। तो ए लेंथ पर इस बॉल को ये टच कर रहा है कि नहीं, इस कमरे में? तो ऐसे ही बगल वाले कमरे में ए लेंथ पर एक और बॉल होगा जिसको ये टच करता होगा, बगल वाले कमरे में। नहीं आया समझ में? आया? इमेजिन करो 4 बॉल ऐसे चिपके हैं। इमेजिन करो 4 बॉल ऊपर 4 बॉल, ये क्यूब हो गया। 8 बॉल, नीचे 4 बॉल, ऊपर 4 बॉल, ये है। अब इसके बगल में और ऐसे ही एक क्यूब 8 बॉल का चिपकाओ। इमेजिन किए, मेरे हाथ में 8 बॉल का एक क्यूब है, 4 नीचे 4 ऊपर, और ऐसे ही 8 बॉल का क्यूब ऐसे हमने चिपका दिया इसमें दूसरा। तो ये कॉर्नर वाला बगल वाले बॉल को टच करेगा कि नहीं, दूसरे कमरे के बॉल को करेगा। तो अगर ए डिस्टेंस दूर ये एक बॉल को टच करता है तो बगल वाले कमरे में भी ए डिस्टेंस दूर इस बॉल को टच करेगा कि नहीं। सिमिलरली ये बॉल
इस बॉल को टच करता है कि नहीं, कितने डिस्टेंस दूर। तो ऐसे ही छत में एक कमरा होगा जिसमें ए डिस्टेंस दूर दूसरा बॉल रखा होगा, उसको भी ये टच करता होगा। इस क्यूब 8 बॉल के ऊपर 8 बॉल वाला एक और क्यूब रख दिए, 8 बॉल के क्यूब के ऊपर 8 बॉल के एक और क्यूब रख दिए। तो ये ऊपर वाला बॉल ये नीचे वाले बॉल को टच करेगा कि नहीं, तो ये और ये भी टच कर रहे हैं कि नहीं, ए डिस्टेंस दूर। समझ आया। सिमिलरली ये वाला बॉल जो इसी कमरे का है, ए डिस्टेंस दूर है, इसको ये टच कर रहा है कि नहीं। भाई ये चारों बॉल तो चिपके हुए हैं ना ये, तो इसको टच कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह इसके पीछे वाले कमरे में ए डिस्टेंस दूर एक बॉल होगा जिसको ये टच करता होगा पीछे वाले कमरे में। जैसे 8 बॉल का क्यूब ये हमने रखा, 8 बॉल का, और मैं 8 बॉल में पीछे वाले बॉल की बात कर रहा हूँ। देखो 4 बॉल नीचे 4 बॉल ऊपर, 8 बॉल हो गए। तो 8 बॉल में मैं ये पीछे वाले बॉल, सबसे पीछे जो बॉल है, तुमको सामने ऊपर छत में 2 बॉल दिखेंगे, 2 बॉल नीचे दिखेंगे, 2 बॉल ऊपर दिखेंगे सामने से। तो जो सामने दिख रहे हैं ऊपर में टॉप में 2 बॉल, उसके पीछे वाले बॉल की बात कर रहा हूँ मैं। समझे कि नहीं, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। उस पीछे ये 8 बॉल का एक क्यूब हो गया। अब 8 बॉल का क्यूब इसके पीछे हमने और चिपका के रख दिया। तो ये पीछे वाला एटम बगल वाले एटम को जिसको मैं रख रहा हूँ चिपका के, उसको टच करेगा कि नहीं, तो इसको भी टच करेगा ये। तो एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक में, 6। और सिर्फ ऐसा ये नहीं, जितने एटम होंगे हर एटम 6 बॉल को टच करेंगे। अब आप इसको इमेजिन करके सोच सकते हैं। आया यहाँ तक समझ में या नहीं आया, आया ना। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 6 होता है। ठीक भाई। अगली चीज़ जिसमें हम नोट कर लेते हैं, तीसरी जो हमने अभी मिटा दी, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। व्हाट इज ए एंड आर। ए क्या है, एज लेंथ ऑफ क्यूब। व्हाट इज आर, रेडियस ऑफ एटम। क्या रिलेशन है इसका, ए इज इक्वल टू 2r सिंपल क्यूबिक के लिए। इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे हो। हम आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एटम का रेडियस बता दें और आपसे क्यूब के एज लेंथ पूछें तो बना लोगे कि नहीं। या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ बता दें और आपसे क्या पूछें, एटम, उसमें जो एटम होंगे उसका रेडियस कितना होगा, तो निकाल लोगे कि नहीं इससे। ए और आर में कोई एक चीज़ देंगे, एक चीज़ पूछेंगे, बन जाएगा। 3 चीज़ हो गई ना। चौथी चीज़ देखो, पैकिंग फ्रैक्शन। ये नोट कर लिए, इसको मिटा दूं मैं इधर। पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं अपन, ये नोट कर लो जल्दी से। हाँ, नंबर 4 देखो ना। अब हम बात करने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, ठीक है ना। ऊपर हमारा क्या आता था, एक बार लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल, और नीचे क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, यही आता था ना। और इसको तोड़ के फिर हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना। अब देखो हम किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है, हाँ बोलो ना, जागो थोड़ा सा। 1 होता है सिंपल क्यूबिक के लिए। ओके, एंड व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, क्यूब है तो वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब। और अभी अभी ए और आर का रिलेशन हमने देखा, ए किसके बराबर होता है। तो अगर मैं ए की जगह पर 2r रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो गया, 8r क्यूब। z की वैल्यू कितनी हो गई, 1। पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। z की जगह कितना रखना है, 1। दिस इज 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या लिख सकता हूँ मैं, 8r क्यूब। जब आप देखोगे तो ये कैंसिल हो करके आएगा पाई/6, ठीक है। और
पाई की वैल्यू पुट करके जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू आप याद रख सकते हो, ये आता है 0.524। 0.524। 4 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको फिर याद करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग इसको एग्जैक्ट नंबर बनाते हैं ना, 0.52 आता है, ठीक है। और अगर इसको मैं परसेंटेज में लिखूँ, अभी देखो ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे आता है, देखो कोई नंबर डिवाइडेड बाय कोई नंबर डेसिमल में आएगा ना, समझ रहे हो ना। कब? जब ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी हो, नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी हो। भाई जितना टोटल एक यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, जगह खाली होगा, क्या पूरी जगह पर एटम भर सकते हैं हम? देखो मान लो ये कमरा है, क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूब जैसा है, इसके अंदर जितनी जगह है वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। क्या इस वॉल्यूम में आप 100% एटम भर सकते हो? एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल बॉल, तो आप कितना भी बॉल भरोगे, 2 बॉल भी ऐसे चिपकेंगे तो कुछ ना कुछ जगह खाली रहेगी, क्योंकि उनका शेप खुद का कैसा है, स्फेरिकल। तो आप 100% इसको नहीं भर सकते, जितना वॉल्यूम कमरे का है उतने वॉल्यूम का आप एटम नहीं भर सकते, कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाएगी, है ना। इसका मतलब है ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो कैसा आता है, 1 से छोटा आंसर आता है, 0 पॉइंट समथिंग आता है, आ गया, दिस इज फ्रैक्शन। अगर मैं इसको परसेंटेज में बताना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको फिर हम बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, और ये कितना हो जाएगा बोलिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो गया, 52%। इसका क्या मतलब है, पैकिंग इफिशियंसी का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, इसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, 100%, खाली जगह कितनी है, टोटल जगह कितनी है, 100%। उस 100% स्पेस में एटम ने कुल कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, समझ रहे ना। कॉर्नर कॉर्नर में एटम लगे हैं, मिटा दिया मैंने, कॉर्नर कॉर्नर में एटम लगे हैं, सबका मिला के वो कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं वॉल्यूम को, 52%। तो बाकी कितनी जगह खाली रह जाएगी एटम में, समझ रहे। ये वॉल्यूम कौन सा है जो एटम क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड, कवर कर लिए स्पेस। तो खाली जगह कितनी बची बोलो, 48%। क्या है ये, वैकेंट, एम्प्टी स्पेस। इसको आप वॉइड भी बोल सकते हो ना, आगे हम इस पर काम करेंगे अभी वॉइड पर। वॉइड मतलब खाली जगह, तो वैकेंट स्पेस कितना हो गया, 48%, याद रहेगा। अगर मैं इसको 0.524 लिखता तो फिर ये कितना हो जाता, 52.4, तो फिर ये कितना हो जाता, 47.6%, ठीक है। ये नोट कर लो, ये एक हमने बना लिया, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला लेते हैं अपन बीसीसी के लिए। सेकंड टाइप का यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, और इसको शॉर्ट में क्या बोलना है, बीसीसी, ठीक है। बीसीसी कैसा दिखता है हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें 8 एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर में। ये तो हो गए कॉर्नर वाले, ठीक है, बोलो। और एक कहाँ होता है, पूरे क्यूब के अंदर बीचों बीच हवा में, बॉडी के अंदर, ये, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ atoms are at corners plus body centered, ठीक है। कहाँ कहाँ एटम होते हैं इसमें, कॉर्नर में और बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, समझ आया। ये इसका डिज़ाइन होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये 2 एटम आपस में कांटेक्ट में हैं कि नहीं, है ना। ओके, नोट करिए, नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट में कांटेक्ट में होता है, इसमें नहीं होता, समझ आया। हाँ, अब यहाँ से फिर चीज़ें गड़बड़ होती है ना, जब हम एक ही चीज़ बैठा लेते हैं दिमाग में, उसी को सब में कॉपी पेस्ट करते हैं,
तो प्रॉब्लम होता है। ये आपस में कांटेक्ट में बोलो नहीं है, समझे? कैसे नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है इसको ध्यान से समझना ना, इधर देखो, सब बाद में बनाना आराम से, पहले देख के समझ लो कि ये अरेंजमेंट कैसे बनता है ना? ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, ऐसे 4 बॉल दूर दूर रखते हैं, इनको चिपकाना नहीं है। 4 बॉल रखे, समझ आया? क्या ये चिपके हुए हैं? नहीं। अब ये एक लेयर ऐसे बिलियर्ड टेबल में 4 बॉल ऐसे दूर दूर रख दिए, आपस में चिपके नहीं है, एक लेयर बिछ गई है। अब मैं एक बॉल दूसरा लेके आ रहा हूँ और इन चारों के ऊपर रख दूंगा, तो ये उसके बराबर लेयर में आई या उसके ऊपर आई, सेकंड लेयर बन गई, सेकंड लेयर। तो इसके इन चारों के ऊपर हमने इसी के बराबर सेम टू सेम ये बॉल रख दिया। आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, आ रहा है ना? अब क्या ये वाला बॉल इन चारों के बीचों बीच रखा है, एक लेयर है, या 4 पहले रखे हैं उसके ऊपर रखा हुआ है ये वाला बॉल, ये ऊपर रखा हुआ है। तो मैं बोल दूंगा कि ये जो नीचे 4 बॉल दिख रही हैं ये कौन सा लेयर है? ए लेयर। और ये उसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए ये कौन सा लेयर हो गया? बी लेयर। समझे? अब ऐसे के ऐसे 4 बॉल मैंने और एक सेट बनाया 4 बॉल का। ऐसे के ऐसे 4 बॉल का एक सेट हमने और बनाया। ये आपस में चिपके हुए नहीं है, समझ रहे हो ना इसको? बोलो बोलो, चिपके नहीं है। और इसको उठा के ये एक बॉल जो अभी बीच में रखा हुआ है इसके ऊपर रख दिया। समझे? नहीं समझे? समझे? तो ये वाला बॉल जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर हवा में, ये वाला बॉल जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये वाली लेयर जो बनेगी तीसरी लेयर, वो किसकी तरह होगी? ए। तो उसको हम फिर से क्या बोल देंगे? ए लेयर। ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप स्ट्रक्चर। देखो यहाँ देखो, ये 4 बॉल आपस में कांटेक्ट में है क्या? नहीं है। ये हो गई कौन सी लेयर? ये ए लेयर हो गई। इन चारों बॉल के ऊपर ये बीच वाला बॉल रेड कलर का मैंने रख दिया, ये कौन सी लेयर हो गई? बी लेयर। और इसके ऊपर फिर से इस तरह के 4 बॉल उठा के हमने और ऊपर रख दिए। तो ये नीचे जैसे 4 बॉल थे जस्ट उसी के ऊपर आएंगी, तो ये ऊपर वाला भी कैसा हो जाएगा? ए लेयर। ए बी ए, 3 लेयर दिखे आपको? ये डिज़ाइन होता है बीसीसी का। समझ आया? आप बोलो, आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं? नहीं है ना? हाँ, अब बताओ, ये जो बीच वाला बॉल है, ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूँ। ये जो बीच वाला बॉल तुमको दिख रहा है, ये कितने बॉल को टच कर रहा है? 4 तो नीचे टच कर रहा है, और ये 4 जब इसके ऊपर रखेंगे तो उनको भी टच करेगा। तो एक बॉल कितने बॉल को टच कर रहा है? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन, हर एक एटम में से किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। एससीसी में कितना था? सिंपल क्यूबिक में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। तो इसमें पहली चीज हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 8। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला बॉल 8 एटम को टच कर रहा है, समझ रहे? ये भी 8 एटम को टच करेगा बीसीसी यूनिट सेल में। कैन यू इमेजिन कि ये 8 एटम को कैसे टच करेगा? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो ना, नहीं कर पा रहे हैं? बोलो। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी बोलता नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो ना, बोलो ना, नहीं कर पा रहे हैं ना? इसको कर लिए ना, ये 8 को टच कर रहा है, नीचे 4 ऊपर 4, ये 4 ऊपर भी छू रहा है, नीचे वालों को भी छू रहा है, 8 को टच कर रहा है। इसको आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसको किसी को भी मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। देखो ये वाला एटम को देखो, कॉर्नर का है। अगर मैं कमरे में बोलूँ तो ये कौन सा है? ये कोने वाला। भाई ये वाला तो उधर भाग गया ना, वो कोना। तो ये वाला कौन सा हुआ? ये कोना। ये कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला। एक कॉर्नर वाला एटम कितने कमरे से छुपता है? कितने कमरे लगते हैं? 8 लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते? अब एक बात बताओ, ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहा है कि नहीं? देखो ये नीचे वाला इसको टच कर रहा है, ये दूसरा लेयर। इसको उठा के मैं ऐसे रखूंगा तो यहाँ पर जो बॉल आएगा ये उसको भी टच करेगा कि नहीं? ऊपर वाले बॉल को करेगा। इसका मतलब है ये इसको टच कर रहा है। अभी ये एक सिंगल कमरा है, सिंगल कमरा। तो इस सिंगल कमरे में जो एटम कॉर्नर में है
ये कॉर्नर वाला एटम यहाँ सेंटर, बॉडी सेंटर में जो एटम रखा है उसको टच कर रहा है। इमेजिन हुआ? इस सिंगल कमरे की बात हो रही, एक यूनिट सेल, पहला कमरा। इस पहले कमरे में जो बॉडी के सेंटर में एटम रखा है उसको ये कॉर्नर वाला टच कर रहा है ना। अब ये कॉर्नर वाला कितने कमरे लगेंगे उसको छुपाने के लिए? 8। और हर कमरे में एक एक सेंटर में होगा एटम, बॉडी सेंटर है तो ये सेंटर वाला, ये कॉर्नर वाला अगर इस कमरे के बॉडी सेंटर को टच करता है तो बगल वाले कमरे के बॉडी सेंटर को भी टच करेगा, इसके पीछे वाले कमरे के बॉडी सेंटर को भी टच करेगा, उस पीछे वाले के बगल में जो कमरा होगा उसके सेंटर को भी टच करेगा। 4 कमरे हो गए। और ऐसे के ऐसे 4 कमरे, इन चारों कमरे के ऊपर इमेजिन करिए, हर कमरे में बॉडी में सेंटर में होगा एक एक एटम, तो ये कॉर्नर वाला ऊपर वाले में भी आएगा। 8 कमरे में आता है ये एटम कॉर्नर वाला, और हर कमरे में बॉडी में एक एक एटम है बॉडी सेंटर, तो सबको टच करेगा कि नहीं 8 में? तो ये कॉर्नर वाला कितने एटम को टच कर रहा है? 8। आया समझ? नहीं आया? आ रहा है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। अगली चीज ले लेते हैं इसमें, सेकंड, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। इन BCC कितना हो जाएगा? इसको Z से हम दिखाएंगे। कॉर्नर में 8 हैं, कॉर्नर में कितने हैं? 8, और 1 का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले का इतना, और ये तो पूरा का पूरा 100% इस कमरे के अंदर ही है ना बॉडी सेंटर, तो इसको कितना लेंगे? 100%, और 100% के लिए क्या लिखते हैं? 1, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। बोलो यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? इन 2 चीज़ों में, कोऑर्डिनेशन नंबर में और इसमें डाउट है क्या? नहीं है ना? बोल दो जोर से, नहीं है। अगली चीज़ समझना, अब मैं आपको रिलेशन बिटवीन A एंड R बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन A एंड R। A एंड R क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ पर देखो, ये एटम, ये एटम, ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। ये एटम टच कर रहा है क्या आपस में? नहीं कर रहा। ये एटम टच करता है क्या? इन चारों में से कोई एक दूसरे को टच करता है, लेकिन जो इसके ऊपर रखा है ये बीच वाला, ये नीचे के चारों को भी टच कर रहा है और ऊपर के चारों को भी टच कर रहा है, कर रहा है। लेकिन ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। ये देखो, ये पीछे वाला कोना है कमरे का, और ये उसके अपोजिट नीचे वाला कोना है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं ये एक कॉर्नर है, तो दूसरा कॉर्नर कौन सा ले रहा हूं मैं? वो उधर इसके अपोजिट जो कॉर्नर नीचे आएगा उसको, ठीक है। अब ये वाला एटम, ये सेंटर में जो एटम रखा है इसको टच कर रहा है, और वो नीचे वाला एटम भी इसको टच कर रहा है, सेंटर वाले को। तो ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं तुमको, देखना। इसको मिटा दूं, इसको ऐसे दिखाता हूं ना, ध्यान से देखो। ये एटम, ये एटम, ये एटम, इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो तुमको समझ में आ रहा है ये डायगोनल बन रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूं ना। अभी हम सिर्फ इसी को बनाएंगे अकेला, ठीक है। ये एक एटम है, ये एक एटम है, दूसरा कोना, और ठीक बीचों बीच वाला ये तीसरा कोना, ठीक है। और ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, और ये एक डायगोनल है। देखो ये डायगोनल कहाँ से आ रही है? कमरे के अंदर, अंदर बॉडी के अंदर। वहाँ से एक लाइन इमेजिन करिए जो इसके अपोजिट नीचे तक जाती हो, ऐसे। ये वाली लाइन कमरे से बाहर है कि पूरी अंदर है? कमरे के पूरी अंदर है। और ये क्यूब की सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस मानी जाती है, और ये बिल्कुल अंदर अंदर जा रहा है। ये जो स्पेस है क्यूब के अंदर, अंदर कमरे के अंदर जो जगह है स्पेस, इस स्पेस के अंदर से जा रही है ये लाइन, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस डायगोनल। क्या बोलते हैं? और चूंकि हम बॉडी सेल पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम लोग बॉडी डायगोनल भी बोल सकते हैं। समझ आया? तो ये वाली जो डायगोनल बनती है, इस डायगोनल का नाम क्या है? स्पेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल।
ठीक है, इसको मैं सिर्फ इसको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ तुमको, देखो ये, ठीक है, एक एटम ये है, ये दूसरा एटम ये है, ये देखना ना, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये आया, और तीसरा एटम कहाँ रखा है, इनके बीच में, ये बॉडी सेंटर, ये BCC, ये वाला एटम इस कोने का हो गया, ये ऐसे निकली डायगोनल ना, ऐसे जा रही है, तो एक एटम इस कोने का हो गया, ये वाला एटम उस कोने का हो गया नीचे वाला, और ये बीचों बीच वाला ये, तो तीनों आपस में कांटेक्ट में है कि नहीं, चिपके हुए, टच कर रहे हैं ना। तो ये जो डिस्टेंस बनी यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी डायगोनल। तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ R, यहाँ सेंटर होगा इस एटम का, यहाँ से लेके यहाँ R, यहाँ से लेके यहाँ R, और यहाँ से लेके यहाँ R, कितना R हो गया, ये 4R हुआ, 4R। ये आया समझ या नहीं आया? तो रेडियस के लैंग्वेज में ये कितना आ गया, 4R, रेडियस के लैंग्वेज में ये कितना आ गया, ये 4R आ गया। अब A कहाँ है, A कैसे इन्वॉल्व करें, तो A के लिए देखो, ध्यान से देखना, ये एक फेस है ना, थोड़ा सा मैं डायगोनल आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी मैंने डायगोनल कहाँ से कहाँ खींचा, और वो डायगोनल कहाँ से होकर के पास हुआ, हमने ये कॉर्नर लिया, वो कॉर्नर लिया, और ये डायगोनल कमरे के अंदर गया स्पेस में, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल। समझ आया? अगर मैं ये एक फेस लूँ क्यूब का, जैसे ये दीवार एक फेस है, कितने फेस हैं, 6 फेस। अगर मैं सिंगल एक फेस लूँ और इस फेस में उस कॉर्नर और इसके अपोजिट ये वाले कॉर्नर को मिलाऊं, समझ रहे हो, दीवार में, तो जो लाइन बनेगी अपोजिट कॉर्नर को मिलाने के लिए, वो दीवार से टच करती हुई जाएगी कि दीवार को छोड़ के हवा में रहेगी, नहीं ना। जो हमने अभी बनाया बॉडी डायगोनल, वो कहाँ जा रही है, हवा में, स्पेस में, अंदर। ऐसे ही इमेजिन करो, इस कमरे में हमने एक बल्ली रख दी, बांस का डंडा, उस कोने में टंगाया और उस कोने में टंगाया, तो ये कमरे के अंदर टंगी रहेगी बांस, ये है बॉडी डायगोनल, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक फेस, जैसे ये दीवार हो गई, इस फेस के अपोजिट कॉर्नर को अगर मैं मिलाना चाहता हूँ एक बांस से, एक लाइन से, तो वो लाइन इस दीवार में चिपकी हुई जाएगी कि हवा में रहेगी इधर दीवार में। तो ये जो डायगोनल बनती है फेस में, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। समझ आया? तो इसको इमेजिन करो, ये एक फेस है कमरे का, अगर मैं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, फेस डायगोनल बन जाएगा। वो कितना होगा, जैसे इसको देख लो, ये एक फेस है, अगर मैं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कितना होता है, देखो ये एक फेस बनाया मैंने, है ना, किसी भी दो अपोजिट कॉर्नर को मिला दिए तो इसको क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। ये कितना होगा, अब देखो ये क्यूब का फेस है, तो ये कितना होगा, ए, ये कितना होगा, ए, या ये कितना होगा, ए, तो ये ए और ये ए, दोनों ए हो गए, तो ये कितना होगा, लगाओ पाइथागोरस। दिस इज 90 डिग्री, ये बेस ए है, परपेंडिकुलर ए है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, √2a। आया समझ? तो फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, √2a। यहां तक समझ आया या नहीं आया? फेस डायगोनल पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो कि नहीं, देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर का अंडर रूट, तो a बाहर निकल गया, 2 फंस गया रूट में, √2a। ये क्या आ गया, फेस डायगोनल। अब बताओ ये क्या चीज है, क्या है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये क्यूब है, ये वाली क्या हो गई, √2a, और ये a होगी। देखो ये फर्श है, फर्श के अपोजिट कॉर्नर में हमने एक लाइन खींची, ये क्या बन गई, फेस डायगोनल। इसकी वैल्यू कितनी, √2a, और यहाँ से दीवार ऐसे खड़ी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो इस फर्श पर किसी भी पॉइंट से लाइन खड़ी करो, कितने एंगल पर खड़ी होगी,
90 डिग्री। परपेंडिकुलर होती है दीवार, चाहे कहीं से भी खड़ी करो। इसका मतलब है ये वाली दीवार और ये वाले फर्श कहीं पर भी देखो, ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनस कितना, निकालो, निकाल लो कितना होगा। देखो दिस इज बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। तो देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम क्या, बॉडी डायगोनल। इसका नाम क्या, तो ये हो गया बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। ये कितना हो गया, देखो दिस इज 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बॉडी डायगोनल का स्क्वायर है ना, कितना हो गया ये 3a स्क्वायर बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू, ए बाहर निकल जाएगा रूट से, कितना है बॉडी डायगोनल, समझ आया। तो ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3a, आया कि नहीं। और इसी बॉडी डायगोनल का हमने आर में रिलेशन कितना देखा, तो ये 4r किसके बराबर हो गया, या यहाँ लिख देता हूँ कितना, ये दिस इज रिलेशन बिटवीन a एंड r। आया समझिए, नहीं आया, आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं √3a इज इक्वल टू 4r। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/√3r। सिंपल क्यूबिक में ये रिलेशन कितना आया था, हाँ, a इज इक्वल टू 2r। और BCC में ये रिलेशन कितना आया, ये नहीं याद रखो, कठिन है, ये याद रखो, ज़्यादा आसान है। √3a इज इक्वल टू 4r। बोलो यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। तो आपने इसमें देखो अरेंजमेंट देखा ये कैसे बनता है, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। इस डायगोनल को फेस डायगोनल बोलते हैं, इस डायगोनल को बॉडी डायगोनल बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर अंदर जाती है और फेस वाली फेस पे चिपकी रहती है। फेस डायगोनल कितना होता है √2a, बॉडी डायगोनल कितना होता है क्यूब का √3a, याद रखोगे। और ये मिलाएंगे, एटम सब आपस में चिपकेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा 4r। दिस इज द रिलेशन, समझ आया। अब इसमें अपन पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं, नोट करो। ये पहली चीज मैं ले रहा हूं, फोर्थ पार्ट, पैकिंग फ्रैक्शन। और हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, है ना। तो क्या आता था ये, z मल्टीप्लाई 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही आता था। ये कौन सा यूनिट सेल है, तो BCC के लिए z की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 2, दिख रहा है वहाँ हमने नोट किया है 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कौन सा है ये यूनिट सेल, किस शेप का, क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a³। सो दिस इज a³। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r, ऊपर r है इसलिए इसको हम r में चेंज करना चाहते हैं। वॉल्यूम को क्या लिखे a³, ऊपर r आता है तो हम इस a को r में चेंज कर रहे हैं, a हमको नहीं चाहिए, समझ रहे। तो क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू कितना 4/√3r। तो इसको a की जगह रख दिए तो ये कितना हो गया, हो गया। अब ये z की वैल्यू, ये v की वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 4/√3r और इसका होल क्यूब। तो इसको सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे। ये आता है 0.68, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे ना, सॉल्व करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने रिजल्ट बता दिया, नोट कर लीजिए 0.68। और अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पैकिंग इफिशिएंसी कितना हो जाएगा ये 68%, है ना। सिंपल क्यूबिक में कितना था ये पैकिंग इफिशिएंसी 52। क्या मतलब 100% 1 यूनिट सेल के अंदर जो स्पेस है 100%, उसमें से कितना परसेंट एटम ऑक्यूपाई किए थे उस केस में, सिंपल क्यूबिक में 52। और इस केस में 100% स्पेस में से एटम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं 68। तो कितना खाली होगा बताइए, एम्प्टी स्पेस कितना होगा, वैकेंट,
हाँ कितना 32% क्या रहेगा ये वैकेंट, या इसी को क्या बोल सकते हैं, वॉइड। और ये क्या है, ऑक्यूपाइड। तो कौन सी पैकिंग अच्छी है सिंपल क्यूबिक के रेस्पेक्ट में, कंपेयर करो। बीसीसी में पैकिंग ज़्यादा अच्छी है कि सिंपल क्यूबिक में? क्यों? इसमें एटम ज़्यादा अच्छे से पैक किए गए हैं, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और क्यों? अंतर क्या है? सिंपल क्यूबिक में बीच में नहीं होता था, बॉडी सेंटर वाला नहीं होता था, इसमें बॉडी सेंटर वाला आ गया, तो थोड़ा सा उसने भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया तो बढ़ गया, 52 से 68 हो गया। समझे? आ रहा है समझ? ठीक है, नोट कर लो इसको। अपन ले रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, एफसीसी। ठीक है, और इसमें भी वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी हम बाकी के 2 में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ पर होते हैं? एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स में, प्लस कहाँ? हाँ, फेस सेंटर्ड, फेस के सभी फेस के सेंटर्ड में, है ना, यही होता है। और इसका डिज़ाइन भी हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। 8 तो कॉर्नर में होते हैं, ये पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। 8 तो कॉर्नर में हो गए। और कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर में। जैसे ये एक फेस है, कितने फेस होते हैं भाई? फेस बोलो कितने? 6 फेस। तो फेस सेंटर वाले एटम कितने मिलेंगे हमको? जितने फेस हैं 6। ये पहला फेस, तो इसके सेंटर में ये एटम। ठीक है, इसके अपोजिट ये दूसरा फेस, तो इस फेस के सेंटर में अगला एटम। ठीक है, उसके बाद ये छत वाला फेस, तो इसके सेंटर में, छत वाले के फेस के सेंटर में ये अगला फेस। छत के उल्टा ये फ्लोर हमारा फर्श, इसके सेंटर में एक एटम। ठीक है, कितने हो गए? कितने हो गए? 4। 5वां ये पीछे वाला फेस, ये दिख रहा है फेस पीछे वाला, इसका सेंटर यहाँ पर आएगा कहीं पर, ये ऐसे आएगा ना, ऐसा ये पीछे वाले का। और उसके जस्ट सामने ये फ्रंट वाला फेस, ये तो इसका कहाँ आएगा? यहाँ कहीं पे आएगा, ऐसे। ये हो गया? यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? तो इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। और इसको हम किससे दिखाएंगे? Z से। कितना होता है बोलो? कॉर्नर में 8 कॉर्नर और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस सेंटर, कितने फेस होते हैं? 6 और हर एक का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो ये कितना हो गया मिला के? कितना हो गया? 3 + 1 4। तो Z की वैल्यू FCC के लिए कितनी ली जाएगी? 4 ली जाएगी। नोट कर लें इसको, पहली चीज। ठीक है, FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 4। ठीक है, ओके। अगली चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करूं मैं, तो एक एटम कितने एटम को टच करता है? यहाँ पहचानिए, एक एटम कितने एटम को टच करेगा? देखो, एक एटम कितने एटम को टच करेगा? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। देखो, थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट तुमको दिखाता हूँ ना, तो समझ में आएगा। फेस के सेंटर में जो एटम होता है वो कैसा होता है ना, और किसको टच करता है। तो हम एक फेस ले लेते हैं और फेस के सेंटर वाले एटम को समझ लेते हैं कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर एक फेस बनाता हूँ, कोई भी एक फेस ऐसा होगा। फेस ये
है ना, फेस के सेंटर में एक एटम होता है ये, जो कि आधा कमरे के अंदर होता है आधा बाहर, यानी ये जो सेंटर में एटम है आधा इस कमरे में होगा आधा इस कमरे के बाहर होगा, आधा कंट्रीब्यूशन होता है ना, वहाँ हमने नोट किया हाफ, और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक फेस हो गया क्यूब का, फेस के सेंटर वाला एक एटम हो गया। अब 4 एटम कॉर्नर में होंगे, वो कॉर्नर वाले एटम कैसे होते हैं, देखो फेस के एटम को टच करते हुए ये कॉर्नर वाले एटम ऐसे होते हैं, ये टच करते हुए, लेकिन ये चारों एटम आपस में टच नहीं करते, समझे? ये समझ आया डिजाइन, आया कि नहीं आया, बोलो आया या नहीं आया? तो किसी भी फेस को लोगे, फेस के चारों एटम कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करते, तो मैं इनके लिए क्या लिख दूं, ये टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉट इन कॉन्टैक्ट, नंबर 1, समझ आया? ये कॉन्टैक्ट में नहीं होता ये, लेकिन फेस के सेंटर में जो एटम होता है वो कॉर्नर में चारों एटम को टच करता है, हर फेस, जैसे ये फ्रंट वाले के फेस का ये सेंटर वाला एटम है ना, तो ये इस कॉर्नर वाले को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, करेगा, ये वाला इसको भी टच करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये वाला इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, ऐसे ही सबको समझ लो। फेस का सेंटर वाला अपने कॉर्नर वाले को सबको टच करता है, प्लस इसके अलावा किसी भी फेस का एटम हो वो दूसरे फेस के एटम को टच करता है। जैसे ये दीवार एक फेस है, इसके सेंटर में यहाँ पर एक बॉल मान लो, ये दीवार एक फेस हो गई क्यूब की, इसके सेंटर में एक बॉल मान लो जो आधा इस कमरे के अंदर होगा और आधा बगल वाले कमरे के अंदर होगा, इसके पीछे वाले कमरे के, है ना। तो ये एटम किसको टच करेगा, तो आंसर है इस फेस में उस कॉर्नर में उसको टच करेगा, इसको टच करेगा, वो कॉर्नर वाले को और इधर वाले कॉर्नर वाले को, चारों कॉर्नर वाले को टच करेगा, ये करेगा, प्लस और किसको टच करेगा, ये बगल वाला फेस, वो वाला फेस लो, उसके 4 कॉर्नर में एटम है, तो कॉर्नर वाले को तो टच नहीं करेगा, अपने कॉर्नर वाले को टच करेगा, लेकिन उस फेस का भी वही कॉर्नर माना जाएगा, तो उसको तो टच करेगा, इसको तो टच करेगा, इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा उसको भी टच करेगा। अब क्यूब बहुत चौड़ा नहीं सोचो ना, सकरा सोचो क्यूब को, समझ रहे हो। तो इस दीवार के सेंटर में जो एटम है वो ऐसे आधा निकला हुआ है कमरे के अंदर, तो ऐसे ही उस दीवार के सेंटर में एक एटम होगा, वो भी अंदर आधा निकला होगा, तो ये आधा एटम और वो आधा एटम एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसे ही इस दीवार के सेंटर वाला फेस वाला ये भी एक दूसरे को टच करेगा, ऐसे ही वो एक दूसरे को टच करेगा। अब ये उसको टच नहीं करेगा, समझ रहे, समझे कि नहीं समझे। ये फेस वाला अपने फ्रंट के सामने जो फेस है उसके सेंटर को टच नहीं करेगा, या करेगा, क्या लगता है, करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो देखते हैं करता है कि नहीं करता। यहां तक समझ आया आपको, ये समझ में आया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो फेस के सेंटर वाला किसको किसको टच करता है, कॉर्नर के चारों एटम को टच करता है, और फेस के सेंटर में जितने होते हैं सबको करता है ना, उसको भी करेगा, अपोजिट वाले को भी करेगा, फेस के सेंटर में जो होता है उसको भी टच करता है। मेरी बात समझे आप, यहाँ तक समझे कि नहीं। अब ये देखने में कैसा लगेगा इसको समझना, देखना ना। कोऑर्डिनेशन नंबर पर आता हूं मैं। ये छत देखो, छत दिखी आपको, इस फेस का ये सेंटर वाला आइटम ये किसको किसको टच करेगा, इसको, 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 चारों कॉर्नर आइटम को टच करेगा, ठीक। ये एक लेयर हो गई, क्या हो गई, ये एक लेयर। दूसरी लेयर ये बीच वाली देखो, ये तीसरी लेयर है, ठीक है, ध्यान से देखना ना। बीच वाली लेयर मैं तुमको दिखाता हूँ, बीच वाली लेयर मैं तुमको दिखाता हूँ कैसी बन रही है। ये बन रही है ऐसे, ये देखी, दिख रहा है कैसा बन रहा है। ये पीछे वाले फेस के सेंटर का, ये इधर वाले फेस के सेंटर का, ये सामने वाले फेस के सेंटर का, और ये उधर वाले फेस के सेंटर का। ये 4 एटम एक दूसरे को टच करेंगे। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये फेस का सेंटर, वो फेस का सेंटर, वो फेस का, वो फेस का, ये चारों एक दूसरे को टच करेंगे। ये हो गया एक लेयर, हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक समझ आया। अब अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूँ
तो देखो ये किसको किसको टच कर रहा है। एक तो ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन, इसको ऐसे नहीं सोचना ना, ये ऐसे सोचो। यहाँ सेंटर में रखा हुआ है, वो छत वाले की बात हो रही है वहाँ, तो छत के सेंटर में रखा हुआ, फेस के सेंटर में, अपने छत के चारों कोनों वालों को टच करेगा कि नहीं करेगा, छत के सेंटर वाला, प्लस हर दीवार के सेंटर में जो फेस सेंटर एटम है वो छत के सेंटर वाला चारों को टच करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको देखो, ये किसको किसको टच कर रहा है, ये इसको 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 इसको, ये तो इसी का लेयर है, चारों कॉर्नर को टच करेगा, प्लस किसको टच करेगा, ये फेस के सेंटर, चारों दीवार के, ये नीचे वाले को नहीं टच करेगा, अपोजिट वाले को नहीं करता, लेकिन चार को तो करता है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि ये फेस का सेंटर वाला एटम अपने अपोजिट फेस के सेंटर वाले एटम को टच करता है तो मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको नहीं करता टच, लेकिन ये और ये आपस में टच करते हैं, ये और ये फेस वाला टच करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो छत के फेस के सेंटर में जो एटम है वो अपने कॉर्नर के छत के चारों एटम को टच करेगा, प्लस चारों दीवार, चारों फेस जो है दीवार, इसके सेंटर में जो एटम होंगे वो बीच वाला, छत के ऊपर वाला, वो इन चारों को भी टच करेगा। ये देखो, ये छत के सेंटर वाला एक एटम, ये अपने चारों कोनों वाले एटम को टच कर रहा है, और प्लस किसको टच कर रहा है, ये चारों दीवार के सेंटर में जो एटम है उनको भी टच करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इमेजिन करो, ये अपने लेयर के चारों एटम को टच कर रहा है, प्लस सेकंड लेयर के 4 एटम को टच कर रहा है। अब ये है यूनिट सेल। यूनिट सेल हम बोल ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये रिपीट होगा तो बड़ा बॉडी बनाएगा, तो ऐसे कैसे, ये एक ऊपर भी होगा यूनिट सेल, इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, सामने भी होगा, पीछे भी होगा। तो जैसे ये एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, ऐसे ही इसकी छत में भी एक क्यूबिकल यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर रखा होगा दूसरा क्यूब, है ना। उस क्यूब के सेंटर में भी ये 4 एटम होंगे ऐसे, भैया इसके दीवार ऐसे खड़े होंगे, चारों 4 दीवार ऊपर जाएगी, समझे कि नहीं समझे? तो उसके फेस के सेंटर में भी ये 4 एटम, जैसे ये बनाए मैंने रेड वाले, होंगे। तो अगर ये अपने नीचे वाले 4 फेस के एटम को टच करता है तो अपने ऊपर वाले 4 दीवार के फेस के एटम को टच करेगा कि नहीं? चारों को करेगा। तो ये अपने सरफेस पर, अपने लेयर पर 4 एटम को टच कर रहा है, कॉर्नर वाले, 4 फेस के सेंटर वाले नीचे और 4 फेस के सेंटर वाले ऊपर। तो ये एक एटम कितने को टच किया? 12। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? बोलो, समझ आया कि नहीं? बारह। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में कितना होता था कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। बीसीसी में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। और एफसीसी में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? ये समझ आया एक्सप्लेनेशन या नहीं आया? जल्दी बोलो, यहां तक समझ गए? अच्छा, 2 चीजें हो गई ना। तीसरी चीज मैं लेता हूं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। और ये रिलेशन हम देख चुके हैं। देखो, ये एक फेस लिया हमने, कहीं से भी रिलेशन निकालें, ए और आर का रिलेशन तो निकालना है ना। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये वाला एटम देखो, ये नीचे के 2 एटम आपस में ज्वाइन नहीं होते, ये, लेकिन ये और ना, ये फेस सेंटर वाला देखो ना, ये नीचे के ये 2 आपस में नहीं जुड़े रहते। इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, फेस, क्योंकि हम फेस सेंटर पढ़ रहे हैं तो इसको फेस से निकालेंगे। ये फेस के 2 एटम आपस में टच नहीं करते, लेकिन ये इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। तो ये इसको टच कर रहा है कि नहीं? ये इसको टच कर रहा है कि नहीं? और अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन से मिला दूं तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? कौन सा डायगोनल? फेस। ये दिख रहा है फेस डायगोनल, ये दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। तो इसकी वैल्यू तो तुम जान रहे हो पहले से। ये कितना होगा? देखो, आर के लैंग्वेज में पहले बताना। ये 1R, ये 2R और ये इसका R, तो कितने R हो गए? 4R। ठीक है। ए में क्या होगा? ये कितना होगा? देखो, ये है क्यूब, तो ये कितना होगा? ए। ये कितना होगा? ए। और ये है डायगोनल, तो ये कितना होगा? √2। वेरी गुड। सो दिस इज 4R इज इक्वल टू, इसी का मेजरमेंट कितना? √2a। आ रहा है समझ? इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, वो समझ आ रहा है कहाँ से आया? 2√2 कहाँ से आया?
जब ये √2 इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे 2 × 2, तो एक 2 तो सेफ बच गया, एक 2 को क्या लिख लिए √2 × √2, तो एक √2 एक √2 खत्म, एक √2 बचा, एक 2 बचा, 2 √2 आया समझ, ये रिलेशन बन जाएगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, अगली चीज अपन लेते हैं, इसको नोट करो, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला, Z मल्टीप्लाई 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन FCC, कितना होता है FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल 4। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिकल है इसलिए A³, एंड व्हाट इज द रिलेशन, है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2√2r, इसका क्यूब, समझे ना। अब Z और V की वैल्यू उठा के Z और V की जगह रख देंगे, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³ और यहाँ 2√2r का क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल कम 0.74, याद करेंगे इसको आप, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन 0.74। ठीक है, 0.74, यहां तक समझे 0.74। और अगर मैं इसको इफिशिएंसी में लिखूं, पैकिंग इफिशिएंसी, तो कितनी हो जा रही है ये, हाँ कितना 74%। ये क्या है, ऑक्यूपाइड बाय एटम इन FCC यूनिट सेल। तो खाली जगह कितनी बची, बोलो खाली जगह, वैकेंट स्पेस कितना 26%, दिस इज वॉइड और वैकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हैं, है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस कितना था, वॉइड स्पेस, वैकेंट स्पेस कितना था 48%। BCC में कितना था, BCC में 32% और FCC में कितना है, तो ये सब आपको याद रखना है, स्पेस ऑक्यूपाइड भी याद रखना है और एम्प्टी स्पेस भी याद रखना है, ये हो गया। अब इसी चीज़ को अभी हमने FCC ऐसे डिज़ाइन किया ना, इसको हम दूसरे तरीके से देख के इसकी पैकिंग कैसे समझेंगे ये हम डिस्कस करेंगे, ये नोट करो।